जय हिंद। गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की भाग 1 जो संघ और राज्य क्षेत्र है यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 पर चर्चा करेंगे। इसमें हम एक टॉपिक भारत का संविधान यानी कि संविधान पर हम पे चर्चा करेंगे। संविधान है क्या? चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि संविधान है क्या हमारा। देखिए, संविधान किसी राज्य में उसके शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए मार्गदर्शनों और नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। अधिकांशतः संविधान एक दस्तावेज के रूप में प्रचलित है। अब भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ तथा 5 परिशिष्ट विद्यमान थे। लेकिन वर्तमान में इसमें कुछ बदलाव आया है। बदलाव कैसा आया है कि इसमें संविधान में भाग तो हो गए 25, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 5 परिशिष्ट हैं। अब बात करते हैं इससे आगे कि संविधान का भाग 1। देखिए, संविधान का भाग 1 कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र इससे संबंधित है। अब इसमें एक तो आ गया है राज्य क्षेत्र की बात आ रही है, एक संघ कि भाई संघ क्या है और राज्य क्षेत्र। तो हम पहले राष्ट्र और राज्य की हम बात कर लेते हैं। पहले हम इसमें एक राष्ट्र एवं राज्य की हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्र क्या है और राज्य क्या है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि राज्य की, कि राज्य क्या है। राज्य, देखिए राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समाज है, राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समाज है जो सरकार एवं लोगों के मध्य या लोगों के बीच विभाजित होता है। ठीक है। अब बात करते हैं सर आगे की कि जो हमारे राज्य जो क्षेत्र किससे प्रभावित रहे हैं। तो सन 1648 की वेस्टफेलिया की संधि द्वारा राज्य को परिभाषित करने के लिए चार आयामों का निर्धारण किया गया है। 4 आयामों का निर्धारण किया गया है। पहला है परिभाषित क्षेत्र, दूसरा है स्थानीय जनसंख्या, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। तो ये 4 आयाम है। अब बात करते हैं कि राष्ट्र की, कि राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र की संकल्पना भी वेस्टफेलिया संधि से विकसित हुई है। इसके 3 आयाम होते हैं।
लिख लेते हैं। राष्ट्र की संकल्पना भी वेस्टफेलिया संधि से विकसित हुई है। इसके 3 आयाम हैं। इसके 3 आयाम हैं। पहला है राजनीतिक, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक। ये 3 इसके आयाम हैं। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 की, कि भारत का संविधान का जो भाग 1 है वो किससे संबंधित है, उसमें अनुच्छेद क्या है। तो भाग 1 जो संबंधित है, भाग 1 किससे संबंधित है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र से। संघ और इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, अभी बताया भी था। और 1 से अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं, इसमें 4 तक शामिल हैं। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद पहला क्या कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत संघ है राज्यों का, यानी कि संघ का मतलब यहाँ पर यूनियन से है, यूनियन। भारत संघ है राज्यों का, अर्थात कह सकते हैं हम, अर्थात कह सकते हैं हम कि जो भारत है, भारत विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी कि विनाशी राज्यों का अविनाशी, राज्यों का तो विनाश हो सकता है, राज्य टूट सकता है, लेकिन संघ नहीं टूट सकता। ठीक है, इसके लिए हमें 3 चीज़ें दिखाई देती हैं कि जो है, एक तो है इसमें परिसंघ, पहला है परिसंघ, कि भाई हमने परिसंघ क्यों नहीं बोला, तो इसमें संघ क्यों, यूनियन क्यों गया, फेडरल क्यों नहीं कहा इसको, है ना, यूनियन क्यों कहा। परिसंघ, एक संघ होता है, एक परिसंघ होता है, एक महासंघ होता है। ठीक है, तो परिसंघ क्यों नहीं कहा, हालांकि अंबेडकर ने कहा कि भाई देखो, अगर संविधान के अगर हम उसको देखें तो ये एक तरह से हो सकता है कि ये क्या हो, परिसंघ हो, लेकिन अगर इसके अंदर की बात देखें तो ये संघ कहा, इसको संघ कहा। कि इसकी संरचना, कि अगर संविधान के संरचना, संविधान को संरचना की दृष्टि से देखें तो ये फेडरल हो सकता है, लेकिन कुछ निश्चित उद्देश्यों के अगर को सीमितता के तहत देखें तो इसे संघ कहना उचित होगा। तो यानी कि परिसंघ क्या है, कि परिसंघ उसे कहते हैं, लिख देता हूँ, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं, एक देश का
निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। परिसंघ जो होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। ठीक है। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पहले क्या था कि सब राज्यों के पास अपनी अपनी शक्ति थी। सब राज्यों से बनकर एक अमेरिका बना, और उसमें क्या हुआ कि सभी राज्य आपस में टूटने की बात करने लगे, अपने एक अलग अलग देश की बात करने लगे। और ये चीज़ ना, उसमें एक गृह युद्ध हुआ। फिर अब जब गृह युद्ध हुआ तो उसके अनुसार जो केंद्र था उनका, अमेरिका का, उसने फिर क्या किया, उनको ताकत दी, यानी कि अपने आप को मजबूत करना चाहा उसको। तो अगर देखोगे तो नागरिकता भी वहाँ पर हो रही है, सेंट्रल की अगर नागरिकता अलग है और राज्य की अलग है। तो इसी बिहार पर ये चीज़ें बाहर हमारे जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के लोग थे, इन्होंने देख लिया, देखा इस चीज़ को, भाई उसमें तो ऐसा हो रहा है, और कल को हमारा जो देश है वो तो बहुत सारे भाषाओं में भी अलग है, कल्चर में भी अलग है, यानी कि हम राज्य हैं, और कोई भी राज्य मांग कर सकता है, मांग की भी, आगे हम बात करेंगे चर्चा में, मांग की भी, लेकिन सभी राज्यों को, केंद्र को मजबूत कर दिया और सभी राज्यों को कहा कि भाई तुम्हें सेंट्रल से अलग होने की अनुमति नहीं है। तो भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो विनाश हो सकता है राज्यों का, लेकिन अविनाश का मतलब है जो न टूटे, तो केंद्र जो है वो नहीं टूट सकता। अब कई इसमें अगर हम अनुच्छेद 2 की बात करेंगे, अनुच्छेद 3 की बात करेंगे, अनुच्छेद 4 की बात, उसमें अलग अलग बातें आएंगे भी। तो अगर हम बात करते हैं कि राज्य जो है वो क्या है, वो टूट सकता है, 1 से 2 राज्य में विभाजित हो सकता है, 2 से 3 में विभाजित हो सकता है, 3 राज्यों से हम एक राज्य को भी बना सकते हैं, लेकिन केंद्र को नहीं तोड़ सकते। अगर केंद्र टूट गया तो विभाजन हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि भारत क्या है, संघ है, कि यूनियन है। ठीक है। अब बात करते हैं, तो परिसंघ की बात होगी, अब आती है संघ। इसमें कोई राज्य, संघ क्या है, यूनियन क्या है, संघ जैसे यूनियन बोलते हैं, यूनियन। संघ क्या है, इसमें कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, इसमें कोई भी राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, अधिकार ही नहीं है इनको अलग होने का। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की, अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 2 में क्या है कि संसद को अधिकार है कि वह अधिग्रहित राज्य को अपने में मिला सकती है, यानी कि जो किसी का पहले, जब हमने सिक्किम को मिलाया, किसी दूसरे देश का उस पर पहले रहा, विदेशी राज्य का उस पर कब्जा रहा हो, और वो स्वेच्छा से कर चाहे तो उसमें हम मिला सकते हैं। जैसे हमने सिक्किम को मिलाया, और 35वां संविधान संशोधन किया उसके लिए 1974। तो ये क्या बना, राज्य बनाया। फिर इसको क्या क्या स्पेशल राज्य का दर्जा दिया था इसको। फिर अनुच्छेद 3(6) जोड़ा, अनुच्छेद 2 क्या इसका जोड़ा। लेकिन सिक्किम को फिर बाद में क्या किया, 16 मई 1975 में क्या किया, इसको क्या किया, 36वां राज्य, 36वां संविधान संशोधन किया, और 16 मई 1976 में इसको क्या किया, एक 22वां राज्य बना दिया। तो यानी कि हम बात कर सकते हैं अनुच्छेद 2 की। तो संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वह अधिग्रहित राज्यों को भारत में मिला सकती है। दूसरे शब्दों में हम लिखें, अगर हम दूसरे शब्दों की बात करें, दूसरे शब्दों में संसद को यह अधिकार है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो
है तो उसे भारत में मिला सकती है। भारत में मिला सकती है। या किसी देश का कोई टुकड़ा है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है, भारत में मिलना चाहता है, उसे मिला सकते हैं। उसे भारत में मिला सकते हैं। यानी आर्टिकल 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व संसद कहता है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या पूर्व अनुमति के या बिना सूचना के बिना पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। भारत में मिला सकती है। एग्जाम्पल है इसका सिक्किम। अब सिक्किम के लिए क्या किया हमने, तो सिक्किम इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 करके सिक्किम को क्या किया, एक शहर राज्य बनाया। क्या किया, एक 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन किया, 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में किया। उसको क्या बनाया, एक शहर राज्य बनाया। और इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 क्या जोड़ा, और इसके लिए क्या किया, एक स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा। कौन सा, 2 के जोड़ दिया। अब क्या किया, लेकिन सिक्किम को फिर बाद में क्या जोड़ दिया, बाद में क्या किया इसमें हमने कि इसके लिए एक 36वां फिर संविधान संशोधन लेके आए। 36वां संविधान संशोधन यानी कि 16 मई 1975 के द्वारा क्या किया, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। द्वारा इसे भारत का 22वां राज्य बनाया। ये था हमारा आर्टिकल 2। अब अनुच्छेद अगर हम 3 की बात करें कि भाई अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, उसके भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन, 2 राज्यों से 1 राज्य में बना सकती है, 1 राज्य से 2 राज्यों को बना सकती है। ये संसद को अधिकार है। चलिए लिख देते हैं इसको भी कि संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन,
क्षेत्र में परिवर्तन अर्थात दो राज्यों से एक राज्य, एक राज्य से दो राज्यों का निर्माण कर सकती है। अब इसके लिए जो है कि उसकी अनुमति लेना आवश्यक है, तो उसकी अनुमति ले या ना ले वो उसकी मर्जी है, नहीं ले वैसे ले भेज देती है उस पर, लेकिन मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है संसद। जैसे कि इसके एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एमपी से क्या बनाया, छत्तीसगढ़ को अलग किया। छत्तीसगढ़ को अलग किया कब, 1 नवंबर सन 2000 को। इसके बाद दूसरा राज्य क्या, यूपी से अलग किया उत्तराखंड को अलग किया। ये क्या किया, ये 9 नवंबर को किया 2000 में ही। 3 राज्य का हुआ। और तीसरा था आपका बिहार से क्या, झारखंड को अलग किया। ये भी 15 नवंबर 2000 को। ये 3 राज्य एक ही सन में और एक ही महीने में हुए थे, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर सन 2006 में। एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड को अलग किया था। ये क्या किसके तहत हुआ, अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। अब चलते हैं अनुच्छेद 4 की तरफ। अनुच्छेद 4। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि भाई संसद को अधिकार है कि वह अनुच्छेद 2 और 3 के लिए विधि बना सकती है। संसद को अधिकार है कि वह अनुच्छेद 2 व 3 के लिए विधि बना सकती है। अच्छा, अब 2 व 3 के लिए विधि तो बना देगी, लेकिन क्या इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? तो इसके लिए भाई, इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अगर इस 368 के अंदर रखते तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक थी, उसके हस्ताक्षर जरूरी थे, इसके बिना काम ही नहीं होता। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी हमारे अखंड भारत की, कि भैया जो भारत था वो अखंड था, तो अखंड भारत के कितने टुकड़े हुए। चलिए अखंड भारत की बात करते हैं हम। अखंड भारत, देखिए हमारा भारत अखंड भारत था। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींची गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। अब ये अखंड भारत के टुकड़ों की बात करें, कैसे कैसे टुकड़े हो गए। और यह अखंड भारत का अफगानिस्तान क्या था, यह अखंड भारत का
पहला टुकड़ा था। इसके बाद क्या हुआ, अखंड भारत का दूसरा जो हुआ, अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कब हुआ, 1935 में। 1935 में। और 1935 में क्या हुआ, म्यांमार यानी कि बर्मा अलग हो गया भारत से। म्यांमार यानी कि इसे बर्मा भी बोलते हैं, ये अलग हो गया था भारत से। अब ये तो दो टुकड़े हुए, तीसरा टुकड़ा कब हुआ, अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। इसमें एक और तो पूर्वी पाकिस्तान, एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। लेकिन बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश बन गया। और भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहते हैं। अब जब भारत सभी विभाजन हो गए थे, तो अब देशी रियासतें बची थी। अगर हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि 389 टोटल थे ब्रिटिश भारत से, देशी 93 देशी रियासतें थी। तो अंग्रेजी शासन तो था ही, अंग्रेजों ने इन देशी रियासतों को तीन विकल्प दिए। अंग्रेजों ने देशी रियासतों को तीन विकल्प दिए। कौन कौन से दिए भाई तीन विकल्प? पहला विकल्प था कि भैया तो पाकिस्तान में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ। दूसरा विकल्प दिया कि भारत में मिल जाओ। और तीसरा जो विकल्प दिया था कि यह स्वतंत्र देश बन जाओ। स्वतंत्र देश बनाओ। अब
इसमें क्या किया, भारत देश जब आज़ाद हुआ तो भारत में लगभग 552 से अधिक देशी रियासतें थी, और इन 552 कितनी देशी रियासतें थी, देशी रियासतें लगभग थी 552, और इन देशी रियासतों को कहा भाई को मिलाकर एक फेडरेशन बनाना था इन देशी, और इन्हें कहा कि भाई या तो तुम जो पाकिस्तान में मिल जाओ, या भारत में मिल जाओ, या स्वतंत्र बन जाओ। अब इसकी जिम्मेदारी क्या थी, किसको थी, सरदार पटेल को, यानी कि विलय करने की जो जिम्मेदारी थी, विलय करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई, सरदार पटेल को दी गई। अब सरदार पटेल तो बहुत हमारे समझदार व्यक्ति थे। अब इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, इन सभी को देख अगर हम इनका विलय करेंगे, अब एक यूनियन बनाना है, क्योंकि यूनियन बहुत ज़रूरी था। कल को कोई किसी के बहकाए में आगे कहने लगे कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, फिर भारत टूटेगा। क्योंकि कई लोगों ने कहा भी था कि भारत जो है एक जो है अखंड नहीं रह पाएगा, ये जिस तरह से विविधता है इसमें, इस विविधता के साथ में ये रुक नहीं पाएगा, इसके विभाजन होंगे, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो लेकिन इस बात का सरदार पटेल को अनुमान था, इसलिए उसको क्या कहता, एक फेडरेशन नहीं यूनियन बनाना था। और इस काम के लिए 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार के साथ में 3 लोगों ने, 2 लोग और थे। पहले थे हमारे सरदार पटेल, दूसरे थे हमारे वीपी मेनन, वीपी मेनन, और जो तीसरे लोग थे वे थे माउंटबेटन, माउंटबेटन। इन तीनों लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? अब सरदार पटेल ने क्या किया, सरदार पटेल ने माउंटबेटन को कहा कि भाई, लॉर्ड माउंटबेटन को कि भाई ऐसा है, देखो अगर देशी रियासतें अलग अलग रहेंगी तो इस तरह से काम ही नहीं चल पाएगा, आप इन्हें थोड़ा सा समझाओ। तो माउंटबेटन ने रियासतों के जो सरदार थे उनसे कहा कि भाई देखो, बात ऐसी है, अगर तुम स्वतंत्र रहोगे तो तुम्हारे पास तो वैसे तुम पहले से इतनी स्थिति में गुजर रहे हो, अगर तुम भारत में मिल जाते हो तो भारत तुम्हारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरीके से तुम्हारी क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। और इसलिए तुम्हें अगर मिलना भी भारत में ही पड़ेगा, तुम्हारे पास स्वतंत्रता का भी कोई वो नहीं है। बाद में कोई दिक्कतें होने लगेगी, तुम्हारा कौन साथ देगा, दूसरे राज्य मिलकर तुम पे हमला कर देंगे। तो हर तरीके से आश्वासन दिया और माउंटबेटन की बात मानी। तो सरदार पटेल ने समझाया और उस बात को मानकर सभी जो रियासतें थी वो भारत में मिल गई थी। अब सारी जितनी भी थी, लेकिन 3 रह गई, मतलब कि मोस्टली रियासतों ने तो भारत में विलय कर लिया, लेकिन 3 रियासतें रह गई। कौन कौन सी? पहली रही हमारी हैदराबाद, हैदराबाद। दूसरी रही जूनागढ़, और तीसरी रही जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें रह गई। इन्होंने कहा कि भैया हम तो अलग रहेंगे, हम किसी में नहीं मिलेंगे। अब बात आ गई कि भैया इन्हें भी मिलाना जरूरी था। जो हैदराबाद था, वो हैदराबाद का जो निज़ाम था उसको क्या कहता, पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। अगर पाकिस्तान में मिला भी दे, बात करें अगर हैदराबाद की, तो हैदराबाद को अगर पाकिस्तान में मिला दे तो रास्ता बीच में से देना पड़ता, भारत देता नहीं रास्ता। तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ता, अरब सागर से हिंद महासागर में बंगाल के खड़े होते हुए जो हैदराबाद में जाना पड़ता। अब इस बात को देखते हुए बहुत दिक्कतें होती, इसने भी कहा। तो सरदार पटेल ने क्या किया, यहाँ पुलिस की वर्दी में सेना भेज दी, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा, ऑपरेशन पोलो। अब यहाँ इसके तहत में क्या किया, हैदराबाद को भारत में मिला लिया ऑपरेशन पोलो के तहत में। यानी कि जो सेना थी पुलिस की वर्दी में भेज दी, एक पुलिस कार्रवाई करा, सेना की कार्रवाई करा दी, और हैदराबाद का निजाम जो था भाग गया पाकिस्तान। अब इसके तहत में जो जनता था उनको कहा भाई तुम इसको विलय करो। इसके बाद जो है जूनागढ़, जूनागढ़ को गुजरात का एक रियासत था, ये भी पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन जनमत संग्रह कराया यहाँ पर पटेल ने क्या कराया, जनमत संग्रह कराया, और जनमत संग्रह के तहत में जो है इसको भी भारत में मिला लिया। अब आया जम्मू कश्मीर। देखो जम्मू कश्मीर की जो जनता थी वो मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू था। इसका नाम था, राजा का नाम था हरि सिंह, राजा था हरि सिंह। राजा कौन था? हरि सिंह था। उसने कहा कि भाई न तो देखो मैं भारत में मिलूंगा और न पाकिस्तान में, मैं तो रहना चाहूँगा स्वतंत्र। और जब इतनी बात चली रही थी इसकी, तो क्या किया, पाकिस्तान ने, आतंकवादियों ने घुसपैठ कर दी इसमें, यानी कि जो कबीले थी उन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया।
और जब आक्रमण कर दिया तो इस बात की जो खबर लगी जब हरि सिंह को कि वे जो है बारामूला पे पहुंचे, वहाँ त्रासदी बहुत कैडी हुई। बारामूला की घटना बहुत खतरनाक घटना रही, जिसमें वो कई सारी नन के साथ में, वहाँ के लोगों के साथ में, महिलाओं के जो व्यवहार किया गया, उनको बलात्कार किया गया, बंधक बनाया गया, बहुत बुरी इसकी बात हुई। तो जब इस बात का जब पता जब हरि सिंह को चला तो भाई उसने सोचा कि भाई देखो ये तो दिक्कत हो जाएगी, अब मुझे सहारा लेना पड़ेगा, अब ये तो सैनिक कार्रवाई करूँ। तो जनता कौन सी थी वहाँ की? जम्मू कश्मीर की मुस्लिम थी और राजा था हिंदू। अब राजा मुस्लिम जनता राजा हिंदू को कैसे सहेगी? राजा गिर जाएगा, कि सत्ता गिर जाएगी, और अगर सत्ता गिर जाएगी मुस्लिम आ जाएंगे तो मुस्लिमों का विलय कर लेंगे फिर पाकिस्तान में। तो हरि सिंह ने क्या किया, भारत आया, भारत के प्रधानमंत्री से यानी कि जवाहरलाल नेहरू से कहा कि भाई देखो ऐसा है, तुम मेरी मदद करो और जो है उसके मैं फिर ये जो है तो राज्य का विलय कर लूँगा। तो पटेल ने कहा भाई सुन मेरी बात, अगर हम तुझे मदद किस लिए करें, तो हमारा राज्य थोड़ी ना, पहले तो विलय कर। तो सरदार पटेल ने जम्मू कश्मीर का क्या किया, पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को क्या किया, इसका विलय करा लिया और हस्ताक्षर कराकर इसका भारत का अंग बना लिया इसको भी। अब भैया इसके लिए बात आती है कि जब हमारे जो देसी रियासतें, इसका एक निर्माण किया गया था, तो 4 राज्यों में जो देसी रियासतें थे उनका जो निर्माण हुआ था वो 4 राज्यों में हुआ था। देसी रियासतों का जो निर्माण हुआ था वो 4 राज्यों में हुआ था, यानी कि 4 राज्य कौन से थे? में A, B, C, D, इन 4 राज्यों में बटा था। ए क्या थे? ए थे कि ब्रिटिश प्रोविंस थे कि जहाँ वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था। ए में क्या है, उन राज्यों को रखा गया जिनमें अंग्रेजी शासन था, यानी कि वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था। बी में हमने किसको रखा फिर भैया? वह राज्य जहाँ देसी रियासतों का शासन था, वह राज्य जहाँ देसी रियासतों का शासन था। और सी में हमने रखा वह बड़े शहर जहाँ केवल उस शहर पर कब्जा, जहाँ केवल अंग्रेजों ने वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज, ऐसे लिखिए इसको, जहाँ वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेजों ने कब्जा किया था। और डी जो था, और डी में था केंद्र शासित प्रदेशों को रखा। केंद्र शासित प्रदेश को रखा। इन 4 भागों में हमने जो है विभाजित किया। लेकिन भाई बाद में इन चीज़ों में भी दिक्कत होने लगी, तो फिर बनी एस के धर कमेटी। एस के धर कमेटी बनी, और इस एस के धर कमेटी ने क्या किया कि भाई भाषाई राज्यों गठन के लिए सबसे पहला कदम उठाया 1948 में। और पहला 1948 में क्या किया, भाषा के आधार पर एक आयोग का गठन किया है। कौन सा? एस के धर कमेटी का गठन किया गया। और इन्होंने कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन इसका विरोध किया गया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद फिर दूसरी बनी JVP समिति। JVP समिति यानी कि जवाहरलाल नेहरू, पत्ताभी सीतारामैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों गठन का विरोध किया था। क्या भाषाई आधार पर क्या किया? विरोध किया। किसका? राज्यों का, कि भाई राज्यों का जो गठन होगा ना, ऐसा नहीं होगा, भाषा के आधार पर नहीं करेंगे, क्योंकि भाषा के आधार पर गठन करेंगे तो बहुत दिक्कतें होने लगेगी। लेकिन बात आई है 1949
1952 की। तो 1952 में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामालू, पेट्टू श्री रामालू रामालू क्या हुए भैया, ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब भूख हड़ताल पर जब बैठ गए तो 56 दिन तक ये क्या है, 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पर रहे। अब जब 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे तो उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन के बाद क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद जो है जनता का विरोध बढ़ गया, बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गई जनता। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर क्या किया, तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य, तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की स्थापना की। और ये राज्य कौन सा था, ये राज्य कौन सा था, ये था आंध्र प्रदेश। तो ये पहला गठन हुआ था भाषा के आधार पर। इसके बाद क्या हुआ कि 1953 फजल अली आयोग का गठन किया भाषाई आधार पर भी। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और ये भी भाषाई आधार पर था। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी और भाषा आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी। इस आयोग ने क्या किया, 7वां संविधान संशोधन 1956 यानी कि 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित हुआ, 1956 पारित किया। और इसके बाद क्या किया, जो ए बी सी और डी राज्य थे ये इनको क्या किया, रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब क्या हुआ, जब रद्द कर दिया इनके बाद फिर क्या हुआ, तो 14 राज्य बने भाई, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए भाई, क्योंकि इनका तो खत्म कर दिए ABCD राज्य। ठीक है, अब भैया देखो एक कमेटी बनी, फिर इन्होंने क्या कहा, पेप्सू, एक है पेप्सू, PEPSU, पेप्सू। इसकी फुल फॉर्म है पटियाला एंड पंजाब ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो ये क्या है कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन सहाय आयोग के सिफारिश पर हुआ, इसे पेप्सू कहा गया। पंजाब राज्य का पुनर्गठन सह आयोग की सिफारिश पर हुआ। अब पेप्सू क्या है, 4 भागों में टूटा, पेप्सू 4 भागों में टूटा। कौन कौन से 4 थे भैया, पहला था हिमालय क्षेत्र, हिमालय से हिमाचल प्रदेश को अलग किया, हिमाचल प्रदेश। दूसरा था हिंदी या हिंदी इनके हरियाणा। तीसरा था पंजाबी यानी कि पंजाब। और चौथा था
यूटी, यूनियन टेरिटरी यानी कि चंडीगढ़। इस तरह से देखा जाए तो भारत एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया था। अब इसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित 28 राज्य बने और 7 केंद्र शासित प्रदेश बने। पहले केंद्र में 29 राज्य थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया और अब क्या किया उसको और 28 राज्य बच गए। तो उससे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। इनकी संख्या 9 हो गई, लेकिन डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली को जो है दमन और दीव से अलग है, तो इन्हें एक कर दिया गया। अब वर्तमान में क्या हुआ, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी के साथ में हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित, इस जो हमने आज पढ़ा है इससे संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।